नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इंडियन रेलवेज का दिल कहलाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी की। ये कंपनी भारतीय रेलवे का फाइनेंशियल बैकबोन है और हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्टॉक पिछले कुछ महीनों में अपने पीक से लगभग आधा गिर गया है। सवाल यह है कि क्या यह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर इसके पीछे कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम छुपा है। आज मैं आपको आईआरएफसी की पूरी कहानी बताऊंगा, इसके Q1 रिजल्ट से लेकर डिविडेंड यील्ड तक, बॉन्ड्स के कंपैरिजन से लेकर फ्यूचर ग्रोथ कैटलिस्ट्स तक। ये वीडियो खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो सेफ और गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तलाश में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आईआरएफसी की गहराई से एनालिसिस। आईआरएफसी और कैप्सेक्स का कोड। सबसे पहले समझते हैं कि आईआरएफसी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और हर साल भारी पूंजीगत व्यय करता है। बजट 2025 से 2026 में रेलवेज को 2,52,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स एलोकेशन मिला है। यह लगभग पिछले साल के बराबर है। लेकिन इतना बड़ा कैपेक्स कहां से आएगा? इंडियन रेलवेज का इंटरनल रेवेन्यू लगभग 3,02,000 करोड़ रुपए का अनुमान है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे कहीं ज्यादा है। यहीं पर आईआरएफसी की एंट्री होती है। आईआरएफसी एक स्पेशलाइज्ड एनबीएफसी है जो सिर्फ रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। ये बॉन्ड्स, लोन्स और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के जरिए फंड्स रेज करती है और फिर इन एसेट्स को इंडियन रेलवेज को लीज पर देती है। अब आईआरएफसी रेलवे इकोसिस्टम के बाहर भी एक्सपैंड कर रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग तक पहुंच बना रही है। इस साल आईआरएफसी का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 4,60,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, लो कॉस्ट पर फंड्स रेज करना और कॉम्पिटिटिव रेट्स पर लेंडिंग करना। गवर्नमेंट बैकिंग की वजह से आईआरएफसी को एएए क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है। इस वजह से ये मार्केट से चीप फंड्स छुटा सकती है। अब जब रेलवेज का 100% विद्युतीकरण, हाई स्पीड रेल नेटवर्क और स्टेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है, तो आईआरएफसी की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। Q1 रिजल्ट्स का विश्लेषण। अब देखते हैं आईआरएफसी के लेटेस्ट Q1 रिजल्ट्स। कंपनी ने जुलाई 2025 में अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की घोषणा की। टोटल इनकम लगभग 6,918 करोड़ रुपए रहा। यह कंपनी के इतिहास का हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू है। पिछले साल के सेम क्वार्टर से यह लगभग 3% ज्यादा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,745 करोड़ रुपए रहा। यह पिछले साल से लगभग 11% ज्यादा है। यह डबल डिजिट ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.53% एनुअलाइज्ड तक पहुंच गया है। यह पिछले 3 साल में सबसे अच्छा है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी कॉस्ट ऑफ फंड्स को अच्छे से मैनेज कर रही है। कंपनी का नेटवर्थ 54,423 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बुक वैल्यू पर शेयर 41 रुपए से ऊपर हो गया है। ईपीएस 1.34 रुपए रहा, जो कि क्वार्टरली रिकॉर्ड है। सबसे खास बात यह है कि आईआरएफसी का एनपीए अभी भी 0 है। ये रेयर है क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर में एनपी होना आम बात है, लेकिन आईआरएफसी का लेंडिंग सिर्फ सरकार समर्थित संस्थाओं को होता है। कुल मिलाकर ये रिजल्ट्स बताते हैं कि कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूत हैं और ग्रोथ का रास्ता साफ है। डिविडेंड और यील्ड का विश्लेषण। अब आते हैं डिविडेंड इनकम पर, जो इनकम इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 में आईआरएफसी ने कुल 1.5 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया। इसमें 2 इंटरिम डिविडेंड्स और एक फाइनल डिविडेंड शामिल था। करंट मार्केट प्राइस पर डिविडेंड यील्ड लगभग 1.3% आ रहा है। यह बैंक एफडी से कम लगता है, लेकिन याद रखिए कि यह गवर्नमेंट बैक्ड का कंपनी है और डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी हाई है। आईआरएफसी की पॉलिसी है कि अपने नेट प्रॉफिट का 20 से 30% डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करे। लिस्टिंग के बाद से इसने हर साल कंसिस्टेंट डिविडेंड्स दिए हैं। हालांकि करंट वैल्यूएशन पर यील्ड थोड़ा लो दिखता है। अगर शेयर प्राइस और नीचे आता है तो डिविडेंड यील्ड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। आईआरएफसी बनाम बॉन्ड्स कंपैरिजन। अब कंपेयर करते हैं आईआरएफसी स्टॉक एंड आईआरएफसी बॉन्ड्स को। आईआरएफसी बॉन्ड्स आमतौर पर 5 से 6% वार्षिक रिटर्न देते हैं। लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। सेफ्टी उच्चतम स्तर की होती है क्योंकि बॉन्ड्स सीधे सरकार द्वारा समर्थित होते हैं। दूसरी तरफ आईआरएफसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड लगभग 1.3% है, लेकिन स्टॉक में कैपिटल अप्रिसिएशन का पोटेंशियल है। लिक्विडिटी के टर्म्स में स्टॉक बॉन्ड्स से कहीं ज्यादा लिक्विड है। टैक्स पर्सपेक्टिव से बॉन्ड्स का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, जबकि स्टॉक डिविडेंड्स टैक्स फ्री होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए।
सिंपल वर्ड्स में बॉन्ड्स प्रिडिक्टेबल रिटर्न देते हैं, जबकि स्टॉक हायर रिटर्न पोटेंशियल देता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। सेफ इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स चुन सकते हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स स्टॉक। डाइवर्सिफिकेशन के लिए दोनों में इन्वेस्ट करना भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। ग्रोथ कैटलिस्ट्स, अब देखते हैं वो फैक्टर्स जो IRFC के फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। रेलवेज का टारगेट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑलरेडी 99% पूरा हो चुका है। FY 2026 तक पूरा होने का प्लान है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो सिर्फ शुरुआत है। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2047 तक 7000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार हो। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बन रहे हैं, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। रेलवेज रिन्यूएबल एनर्जी को एग्रेसिवली अपनाने की कोशिश कर रहा है। IRFC इन प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस कर रही है। मेट्रो रेल फाइनेंसिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे नए एरियाज में भी IRFC एक्सपैंड कर रही है। साफ है कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट्स की कोई कमी नहीं है। टेक्निकल और मार्केट व्यू, अब आते हैं स्टॉक की टेक्निकल पोजीशन पर। IRFC ने अप्रैल 2025 में 170 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से यह लगभग आधा गिर चुका है और इस समय करीब 126 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 50 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर है लेकिन 200 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे। RSI न्यूट्रल जोन में है। वैल्यूएशन के हिसाब से PE रेशियो लगभग 24 से 25 है, जो पीयर्स जैसे PFC और REC से ज्यादा है। प्राइस टू बुक रेशियो भी 3 के करीब है। सपोर्ट लेवल 110 से 115 रुपए के बीच है और प्रतिरोध स्तर 140 से 145 रुपए के बीच। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मीडियम टर्म में यह स्टॉक 160 से 200 रुपए के बीच मूव कर सकता है अगर मार्केट सपोर्टिव रहा। तो दोस्तों, अब साफ है कि IRFC के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है, गवर्नमेंट बैकिंग है, NPA 0 है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। डिविडेंड भी कंसिस्टेंट है और Q1 रिजल्ट्स इंकरेजिंग थे, लेकिन वैल्यूएशन कंसर्न्स और स्टॉक की वोलेटिलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। करंट लेवल्स पर कॉशियस अप्रोच सही रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह कंपनी अट्रैक्टिव ऑप्शन है, लेकिन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। कुल मिलाकर IRFC इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी का हिस्सा बनने का एक सॉलिड ऑप्शन है, बशर्ते आप राइट प्राइस पर एंट्री करें और रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रखें। तो दोस्तों, ये थी IRFC की डिटेल्ड एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद रिसर्च करें या किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगली बार मैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक या इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक सेफ इन्वेस्टिंग करते रहिए और इन्फॉर्म्ड रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।